नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण में। मैं नंदू सिंह लेकर आया हूँ 16 सितंबर 2020 को प्रथम पारी में हुए 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड यानी पीटीटी 2020 का संपूर्ण हल विश्लेषण के साथ में। तो देखिए, एकदम सटीक जानकारी के साथ पीटीटी 2020 का देखिए हल प्रश्न पत्र पीटीटी 2020 का संपूर्ण हल प्रश्न पत्र। ये दोस्तों जो प्रथम पारी में हुआ था उसका ये हल प्रश्न पत्र है। देखिए यहाँ लिखा है प्रथम पारी पीटीटी 2020 का। देखिए अपन हल करते हैं। पीटीटी 2020 के प्रथम पारी में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे एग्ज़ाम के अंदर, ये देखिए आप। पहला सवाल है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2020 में किसे घोषित किया गया है। देखिए हमने दोस्तों ये मैंने आपको जो करंट अफेयर डाला था अगस्त माह का, उसमें ये सवाल मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2020 में इंदौर को घोषित किया गया है। ये मैंने आपको जो है उसके अंदर अगस्त माह में करंट अफेयर्स के अंदर कराया था। और इसमें पहला स्थान इंदौर को दिया था सबसे स्वच्छ शहर में, और दोस्तों दूसरा स्थान था सूरत का, उस समय हमने अध्ययन किया था। और तीसरा स्थान मुंबई का था। और सबसे कम स्वच्छ शहर यानी सर्वाधिक प्रदूषित शहर वो पटना था। ये देखिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, ये स्वच्छता सर्वेक्षण था ये 2020 का, ये 5वां संस्करण था। ये 5वां संस्करण था इसका, और ये 2020 में हुआ था। इसमें 5वां संस्करण था। तो इसमें स्वच्छता का जो ताज था ये किसे दिया गया था, इंदौर को दिया गया था। तो देखिए आप इसको ध्यान रखना है, इंदौर को घोषित किया गया था। और लगातार चौथी बार इंदौर को सबसे अधिक स्वच्छ या नीट एंड क्लीन सिटी घोषित किया गया था। ये सभी जो करंट अफेयर्स है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से ही है। यदि अब तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए, जहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। आपको इस प्रकार की सामग्री दी जाएगी जो बहुत ही सटीक, प्रामाणिक और बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखिए, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश। देखिए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये सवाल पूछा गया। अब यहाँ देखिए पहले 7 थे, फिर क्या हुआ 2 बढ़ गए थे। कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ 9 नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों 27 नवंबर 2019 को दादरा व नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव को एक कर दिया गया है। यानी पहले 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जोड़ने पर 9 हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, 9 हो गए थे। 9 होने के बाद में 27 नवंबर 2019 को दादरा व नागर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश था, और दूसरा था दमन और दीव। अब देखिए दादरा व नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया, एक कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ दमन दीव को दादरा नागर हवेली में मिला दिया, तो ये इसमें मिलने से क्या हुआ, एक कम हो गया। तो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों अब आपको 8 ही याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला भी था, क्योंकि इसमें 9 थे और 9 में से दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया। तो दोनों को एक करने से एक क्या हुआ, एक किसी में मिल गया था। दमन दीव
दादरा नागर हवेली मिलके दोनों एक हो गए, तो अब कितने हुए दोस्तों? 8 ही हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी देखिए जटिल क्वेश्चन था ये, करंट का था ये। मैंने भी आपको करंट अफेयर्स के अंदर दोस्तों करवाया था, आप उसके अंदर बाकायदा मैंने लिखवाया था सवाल। इसी प्रकार देखिए भारत में कुल राज्य कितने हैं? दोस्तों भारत में कुल राज्य 28। देखिए पहले 29 हो गए थे, 29 के बाद में क्या हुआ था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, इन दोनों को राज्यों की श्रेणी से हटा करके और संघ या केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो फिर 28 + 1 29वां तेलंगाना था। अब जम्मू एंड कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, तो 29 - 1, 29 देखिए माइनस है या -1 यानी 28 केंद्र शासित भारत में कुल राज्य 28। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी तट का मतलब होता है जल, यानी भारत का ऐसा राज्य जो सबसे लंबी जलीय सीमा बनाता है। देखिए ये भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला गुजरात है। इसमें आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, गुआत का मतलब सबसे लंबी सीमा बनाता है तटीय सीमा गुजरात, आ का मतलब आंध्र प्रदेश और तय का मतलब तमिलनाडु, यानी सबसे लंबी तटीय या जलीय सीमा बनाने वाला गुजरात, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 3 नंबर के ऊपर तमिलनाडु है। भारत की देखिए जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, लेकिन संपूर्ण जो द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो संपूर्ण द्वीपों को मिलाने पर तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। यानी अपन कह सकते हैं 7517 किलोमीटर कुल तटीय या जलीय सीमा हो जाती है, जिसमें द्वीप भी शामिल है और 6100 में द्वीप शामिल नहीं है, तो यहाँ गुजरात होगा। फिर देखिए दोस्तों अगला सवाल, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए ये जो सवाल है दोस्तों, ये वैसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, हर कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित सवाल आता है। कभी पहली बौद्ध समिति का, कभी दूसरी का, कभी तीसरी का, कभी चौथी का। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अब तक जो हुई है 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी। वो 4 बौद्ध समितियाँ जो हुई थी, पहली कहाँ हुई? राजगृह में हुई थी, ये प्रथम बौद्ध समिति का पूछा था। और चारों का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए पहली बौद्ध समिति हुई थी राका मतलब राजगृह में, वे का मतलब वैशाली में। दूसरी बौद्ध समिति हुई थी वैशाली में, और तीसरी बौद्ध समिति पा का मतलब पाटलिपुत्र, और यहाँ आया कु। चौथी बौद्ध समिति जो हुई थी, ये कु का मतलब कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर। तो देखिए ये 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी, राजगृह में पहली, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर या कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रथम बौद्ध समिति का पूछा है तो राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? देखिए गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। दोस्तों आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, इनके जो मुख्य उद्देश्य है, इनका नारा हमेशा पूछते हैं। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया, दूसरी पे उद्योग पे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए पहले कृषि पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बल दिया उद्योग पर, तीसरी में कृषि और उद्योग दोनों पे दिया था, कृषि और उद्योग। और चौथी में पूछा जाए आपको तो चौथी में क्या हुआ था? आत्मनिर्भरता के साथ विकास। और 5वीं में गरीबी हटाओ था। छठी दोस्तों बेरोजगारी से संबंधित है, बेरोजगारी दूर करना, ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। ऐसे 7वीं का आप पूछा जाए तो भोजन, काम, उत्पादकता,
ऐसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता, मानवीय संसाधनों का विकास। 9वीं और 10वीं का एक ही उद्देश्य था दोस्तों, सामाजिक न्याय समानता था 9वीं का और 10वीं का। ऐसे 11वीं पंचवर्षीय योजना का था कृषि व ग्रामीण विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना कृषि व ग्रामीण विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था समग्र विकास। समग्र विकास दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समग्र विकास वाला। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए इसकी स्थापना पूछी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और ये कहाँ पे की थी, राजगृह। राजगृह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, राजगृह में। और फिर क्या हुआ देखिए दोस्तों, दुर्भाग्य क्या हुआ कि तुर्की आक्रमणकारी था बख्तियार काकी खिलजी। बख्तियार काकी खिलजी, इस तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार काकी खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़ा दिया था। इसमें आग लगा दी गई थी। करीब यह आग 3 महीने तक जलती रही थी। इतनी पुस्तकें थी जिसका धुआं 3 महीने तक उड़ता रहा था। तो ये बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय था, लेकिन दुर्भाग्य था कि इसको तुड़वा दिया गया था, जो तुर्की आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। अगला सवाल देखिए, जो पीटीटी के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। देखिए 2019 में दिया गया था। इस सवाल को देखिए कैसे पूछा, 2019 में दिया गया था, लेकिन ये किस वर्ष का दिया था। देखिए इसको इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि ये किस वर्ष का दिया गया था। 2018 का दिया गया था। इससे पहले 2017 का दिया गया था। तो देखिए वो 2017 का विनोद खन्ना को दिया गया था, तो ये 2018 का प्रदान किया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ये भी पूछा जा सकता है किस सेक्टर में दिया जाता है। देखिए जो फिल्म भी सेक्टर में आजीवन जो योगदान रहता है, अच्छा उनके सेक्टर में ये देते हैं। इसी प्रकार देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से, मछली पालन से है। तो इसमें आप याद भी ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं, नीम। देखिए नी फॉर नीली, मैं फॉर मछली उत्पादन या मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंध। अगला देखिए, अगला सवाल है कि बिपिन रावत का संबंध किससे है। देखिए बिपिन रावत, ये बिपिन रावत जो है ये आपको बताया कि सेनापति, दल सेनापति था। अब बिपिन रावत को क्या बना दिया गया, सीडीएस बना दिया गया। यानी बिपिन रावत का संबंध है रक्षा सेक्टर से, और ये पहला सीडीएस बना। सीडीएस का मतलब क्या हुआ, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस बनाया गया। तीनों सेनाओं का एक तरह से प्रमुख हो जाएगा, और तीनों सेनाओं का कंट्रोल करने वाला, समन्वय करने वाला। और वैसे तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, सर्वसेनापति होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन यह सीडीएस कौन होगा, बिपिन रावत। अगला देखिए, मुगल, अंतिम मुगल शासक पूछा गया। ये बहादुर शाह द्वितीय था, और इसको जफर भी कहते हैं। ये एक शायर था, इस कारण से बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और दोस्तों ये सवाल यहाँ ऐसे भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने ही किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ये देखिए आप, मुंबई बंदरगाह। और इसकी सहायता के लिए, एक इसका भार कम करने के लिए एक नावा सेवा बंदरगाह बनाया गया, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। तो ये नावा सेवा बंदरगाह मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। यहाँ इसका संबंध होगा मुंबई बंदरगाह। फिर देखिए, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। देखिए भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। जो भारत की सीमा है ये 7 देशों से लगती है। इसके दोस्तों मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि बचपन में MBA किया। देखिए भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश, ब फॉर बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है। च फॉर चीन, च फॉर यहाँ चीन हो जाएगा।
प फॉर पाकिस्तान और न का हो जाएगा नेपाल। इसी प्रकार से म का म्यांमार हो जाएगा, बी का भूटान हो जाएगा और ए का अफ़गानिस्तान हो जाएगा। बचपन में MBA किया, ठीक है। तो देखिए ये बचपन में MBA किया, 1 2 3 4 5 6 7 देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ये सहजानंद सरस्वती थे। फिर है समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई नापने का यंत्र है फेदोमीटर। उसके बाद है कि चंदन उत्पादक प्रमुख राज्य, चंदन उत्पादक प्रमुख राज्य तमिलनाडु है। और राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है उदयपुर, राजस्थान में। और भारत में सर्वाधिक चंदन किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और वैसे किसी राज्य का नाम नहीं दिया हुआ है तो याद रखना आपको दक्षिणी भारत में। अगला सवाल देखिए, काजरी स्थित है। देखिए काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी का सवाल दोस्तों पहले कई दफ़े पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना को लेकर के बार बार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब की बार पूछा है काजरी कहाँ पर स्थित है। काजरी दोस्तों जोधपुर में स्थित है। देखिए यहाँ CAZRI, सी का मतलब होता है सेंट्रल, सेंट्रल, ए का मतलब एरिड, एरिड का अर्थ होता है शुष्क, सेंट्रल एरिड, जेड का मतलब हुआ जोन, सेंट्रल एरिड जोन, एंड ए का मतलब हुआ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ये जोधपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना का सवाल बार बार आ रहा है काजरी। देखिए सवाल वही है, थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं और उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो काजरी की स्थापना 1959 के अंदर हुई थी, 59 में। फिर देखिए BIS हॉलमार्क का संबंध किससे है? देखिए BIS हॉलमार्क का संबंध स्वर्ण आभूषणों से है, सोने के आभूषणों से है। उसके बाद है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव कहाँ हुआ? मेवाड़ में। राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव मेवाड़ में हुआ था। अगला देखिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये कि 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार, यहाँ सवाल कैसे ही घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं। देखिए ये मिला था अब्बी अहमद अली को। अब्बी अहमद अली ये इथोपिया के प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री है, इथोपिया के प्रधानमंत्री PM है अब्बी अहमद अली को। तो उनको ये 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, ये 2019 का। और देखिए ये जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ये सवाल भी पहले पूछा गया था कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और बाकी जो जितने भी पुरस्कार है जैसे चिकित्सा है, अर्थशास्त्र के अन्य जो पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम। बाकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कार ये कहाँ पर प्रदान किया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। तो ये किसको मिला था? अब्बी अहमद अली जो इथोपिया के प्रधानमंत्री है। फिर देखिए आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी है। यह सवाल ये वैसे भी ये पहले पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया है और यही अपना राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान नहीं। राष्ट्रगान जन गण मन है, तो ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और ये आनंद मठ पुस्तक से लिया गया जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और दोस्तों सबसे पहले जो वंदे मातरम है ये 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले कहाँ गया? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। फिर देखिए धामण करड़ अंजन, ये दोस्तों ये सवाल 2-3 बार पहले भी पूछा जा चुका है कि धामण करड़ अंजन क्या है। ये देखिए राजस्थान की घास की किस्म है, घास है ये,
घास की किस्म और विशेष तौर से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। फिर है अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे, ये टोंक में है। ऐसे वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है, वनस्थली विद्यापीठ देखिए निवाई टोंक। फिर सवाल है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है, देखिए अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। इसी प्रकार देखिए कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, या देखिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से, बेरी में दे बी आ रहा है तो यहाँ बी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और देखिए विटामिन डी, ये पूछा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, हड्डियों का आदि का कमजोर होना। अगला सवाल देखिए कि बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है उसका उदय कब हुआ, ये 16 दिसंबर 1971 का हुआ था। बांग्लादेश का उदय जो पाकिस्तान का पहले एक हिस्सा था, तो ये भारतीय जो सेनाओं के सहयोग से ही क्या हुआ था कि 16 दिसंबर 1971 को इससे पाकिस्तान से अलग करके एक बांग्लादेश देश बनाया गया था। और यदि दोस्तों इसमें ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, देखिए बंगाल का विभाजन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में। फिर देखिए मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान क्या कहलाता है, जो कृषि प्रमुख था, कृषि का जो हेड होता था उसे सीता कहते थे या सीता अध्यक्ष भी कहते थे। अगला सवाल क्या पूछा गया है, देखिए 2020 में राजस्थान की किस धरोहर को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। 2020 में देखिए यूनेस्को या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखिए जयपुर है, जिला पूछा है जयपुर, या फिर जयपुर का जो परकोटा है, रियासतकालीन जो परकोटा बना हुआ है उस परकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फिर यहाँ देखिए महत्वपूर्ण सवाल है काफ़ी दोस्तों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो दोस्तों सवाल क्या है, यहाँ देखिए आप बंगाल का पूछा है और पूछा क्या, गवर्नर नहीं पूछा है, गवर्नर जनरल पूछा है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यदि दोस्तों यही सवाल आता कि बंगाल का, देखिए इस सवाल को समझिए दोस्तों, काफ़ी ये जटिल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बंगाल का केवल गवर्नर पूछा जाए, देखिए बंगाल का केवल गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर पूछा, पहला गवर्नर, तो लॉर्ड क्लाइव याद रखना आप। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए जनरल शब्द जोड़ देते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, कौन सा, जनरल शब्द जोड़ते ही। यही सवाल ऐसे पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत का, देखिए ब्रिटिश भारत का, देखिए अब बंगाल की जगह क्या आ गया, भारत, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखिए भारत का गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल पूछे तो बेंटिंग याद रखना, विलियम बेंटिंग। इसी प्रकार से इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं कि ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय, तो ये कैनिंग होगा, कैनिंग, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग होगा। इसी प्रकार से ऐसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन था। इसी प्रकार से सवाल को कई तरीके से घुमा के देख लेते हैं। अब देखिए सवाल क्या अगला कि गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए पूछा है गिर राष्ट्रीय अभयारण्य का पूछा है, ये गिर, ये अभयारण्य कहाँ पर, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये देखिए दोस्तों इसी सवाल को ऐसे पूछ लेते हैं कि एशियाई बब्बर शेर के लिए, एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो गिर हो जाएगा। और गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, वही गुजरात में है, एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य का, काजीरंगा असम में है। ये काजीरंगा का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि काजीरंगा का राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, लेकिन इसी सवाल को ऐसे ज़्यादा पूछते हैं कि एक सींग वाले
गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा काजीरंगा, असम। इसी सवाल को इसी तरीके से पूछते हैं ज़्यादातर। फिर देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, सामाजिक सुधार का आंदोलन जगाने वाला भारत में 19वीं सदी में राजा राममोहन राय था। फिर देखिए, सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? देखिए, ये सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा, और उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीस। और किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और दोस्तों, मेगस्थनीस की पुस्तक का नाम भी पूछते हैं। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सवाल कैसे भी घूम फिर के पूछ लेते हैं। फिर देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? ये सवाल RSS एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है कि मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने। देखिए, मनसबदारी क्या होती है? इसमें दो बातों का पता लगता है, जात या फिर अपन बोल सकते हैं स्तर या पद। जात है, स्तर है, पद है। दूसरा इसी से पता लगता है सवार। मनसबदारी प्रथा से क्या पता लगता है कि उसका पद क्या है, स्तर क्या है, और घुड़सवारों की संख्या कितनी है। ये शुरू करने वाला था, अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रथा। मनुष्य के शरीर का तापमान, देखिए मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, उस ऑप्शन में था 36 डिग्री 9 सेल्सियस। देखिए 36 डिग्री 9 सेल्सियस, ये देखिए। तो एक्चुअली में तो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ ये 37 डिग्री नहीं था, 37 नहीं था, तो इसका ऑलमोस्ट कौन सा 36.9, तो यही हो जाएगा। इसी सवाल को देखिए, आर्मी भर्ती के अंदर पूछा था कि मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा था, 98.4 फ़ारेनहाइट। तो इसी को ही फ़ारेनहाइट के अंदर पूछ लेते हैं, यहाँ सेल्सियस के अंदर पूछा गया था। फिर देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ये रहा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। इसके साथ में एक और था, आत्माराम पांडुरंग के अलावा था जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, यदि इसकी तिथि पूछा जाए तो 1867 में याद रखना है। ऐसे सवाल, यहाँ से सवाल दोस्तों काफ़ी आते हैं, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये काफ़ी सवाल आते हैं 19वीं सदी में से। फिर देखिए, सर्वाधिक प्राकृतिक रबर किस राज्य में पाया जाता है? ये रबर के लिए केरल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये बार बार आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस का, 5 जून को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस देश में स्थित? देखो, देश का नाम पूछा था, तो देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो देश थे उनमें एक ऑप्शन था भारत, तो ये भारत में। लेकिन भारत में भी दोस्तों कहाँ पे? तो गुजरात में, और वहाँ गुजरात नहीं था, ऑप्शन में भारत दे रखा था। फिर देखिए, GST कब लागू हुआ? देखिए, ये काफ़ी दोस्तों चर्चा में रहता है कि GST कब लागू हुआ। 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी आ सकता है कि GST का पूरा नाम क्या है? देखिए, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विसेज टैक्स, गुड्स है या गुड नहीं है, गुड्स, तो गुड्स सर्विसेज टैक्स GST का पूरा नाम है। ये एक टैक्स है, कर है ये। तो ये काफ़ी वैसे न्यूज़पेपर में आता रहता है, चर्चा में रहता है। फिर देखिए अगला सवाल, विश्व का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महाद्वीप। देखिए, पहला नहीं पूछा। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। भले आप क्षेत्रफल में ले लीजिए या जनसंख्या में ले लीजिए। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है दोस्तों। आप भले ही क्षेत्रफल में ले लीजिए या फिर जनसंख्या में ले लीजिए, दोनों में ही अफ्रीका का स्थान है।
अगला सवाल देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पूछा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ऐसे खाने के सोडा का रासायनिक नाम पूछा है। ये सवाल पहले 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका नाम, NaSCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे देखिए, जल महल का रेगिस्तान बाटाडू कुआ, बाड़मेर में बाटाडा कुआ, इसको देखिए रेगिस्तान का माउंट आबू भी कहते हैं, जल महल का रेगिस्तान भी कहते हैं। किसको? बाटाडा कुआ का। देखिए एक तो आप देखिए जल महल कहाँ पर है। देखिए जल महल, देखिए आमेर जयपुर में है जल महल। जल महलों की देखिए नगरी, जल महलों की नगरी देखिए वो डी को कहते हैं, डी, तो जल महल आमेर में। इसी प्रकार से आगे देखिए, ओणम का त्यौहार का संबंध किस राज्य से? ओणम का केरल से। देखिए जैसे ओणम है और इसके साथ में जो नृत्य है, इनके सवाल वैसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। फिर देखिए सवाल क्या था कि राजस्थान की स्थापना कब से मानी जाती है? देखिए 30 मार्च 1949 से राजस्थान दिवस मनाना शुरू हुआ था। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाना शुरू किया था, और ये वृहत राजस्थान था। ये राजस्थान के एकीकरण में से आप निश्चित रूप से एक सवाल मान के चलिए आप। वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ 30 मार्च 1949 को, और इस दिन से ही राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस कब से मनाना? 30 मार्च को मनाते हैं, और इस दिन को एक तरह से राजस्थान की स्थापना हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जे बी। देखिए जे जयपुर, जे जैसलमेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन 4 बड़ी रियासतों का विलय हो गया था राज्य में। इस कारण से इसी दिन से बड़ी रियासतों का विलय होने के कारण राजस्थान की स्थापना मानी जाती है, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और इस जो 30 मार्च 1949 का दिन है, इसको वृहत राजस्थान भी कहते हैं। देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक गुटेनबर्ग थे। पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक ये देखिए मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब है। इसी प्रकार देखिए एक सवाल है, सिखों के जो सिख जाति होती है उसके कॉरिडोर का क्या नाम? देखिए करतारपुरा साहिब कॉरिडोर। ये आपको पता है पाकिस्तान में बना था, और यहाँ पे सिखों पे हमला भी हुआ था, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये क्या हुआ था कि इस कॉरिडोर, करतार साहिब कॉरिडोर है, ये नाम रखा गया था, और गुरु नानक के ये 550वें प्रकाश पर्व पे इसका लोकार्पण किया गया था। और यदि गुरु नानक का जन्म पूछा जाए दोस्तों, तो तलवंडी में हुआ था, वर्तमान में पाकिस्तान में, यहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था। आगे देखिए दोस्तों कि सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है। देखिए सबसे गर्म ग्रह ये शुक्र है। शुक्र के बारे में काफ़ी सवाल बनते हैं। देखिए ये सवाल कैसे कैसे बनते हैं कि सौंदर्य का देव, सौंदर्य का देव किसको कहते हैं? ये शुक्र को ही कहते हैं। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को। पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा मित्रों आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, सूर्य के नज़दीक बुध है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी की। पृथ्वी के नज़दीक शुक्र है। इस कारण से शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों इसका जो सवाल पूछा जाने वाला एक सवाल ये भी बनता है कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बाकी के उपग्रह हैं, इनके नहीं है। तो ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, बुध और शुक्र। देखिए ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज ये किसने की? न्यूटन ने की थी। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये ओडिशा में है।
राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, देखिए सवाल आया था ये कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन का सवाल। देखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन है बकरी है। ये देखिए 20वीं पशु गणना हुई थी, यहाँ से काफ़ी सवाल बनेंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जनगणना सेंसस 2011 को वीडियो अपलोड कर दिया है, जहां आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर भी देख सकते हैं। उनमें से काफ़ी सवाल आते हैं। ये राजस्थान और भारत दोनों की मैंने अपलोड कर दी है, राजस्थान की जनगणना और भारत की जनगणना। अब मैं इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ये 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना देखिए कब हुई थी, 2019 में, और ये उसी का ये सवाल है। 20वीं पशु गणना का ये सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है, बकरी है सबसे ज़्यादा। ये 20वीं पशु गणना 2019 में जिसकी रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अनुसार बकरी सर्वाधिक है। ऐसे देखिए सवाल, अगला सवाल क्या है कि राजस्थान में देखिए राज्यसभा में राजस्थान की कुल सीटें कितनी। देखिए 10 सीटें यदि राजस्थान में से हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, और लोकसभा के अंदर कितनी है दोस्तों, 25 सीटें। तो 10 और 25 मिलकर कितनी हुई, 35। अब सवाल ये बीएसटीसी परीक्षा में आया था कि संसद में कुल कितनी सीटें राजस्थान से संसद में कितने सीटें हैं राजस्थान से, तो 35 हो गई, क्योंकि यहाँ संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही आ जाते हैं। तो 10 और 25, तो इसको सवाल वो कैसे पूछ सकते हैं, राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, 20 है, राज्यसभा में कितने जाते हैं, 10 है, संसद में दोनों को मिला के पूछ लेते हैं 35 है। तो ये कुल सीटें कितनी राजस्थान से, 10 सीटें। अब देखिए दोस्तों इसमें ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि राज्यसभा, देखिए सवाल क्या है कि लोकसभा के अंदर, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित है, एससी की, तो आपको ध्यान रखना है 84। और यही हो कि लोकसभा में एसटी या अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी सीटें आरक्षित है, रिजर्व्ड, तो आपको 47 याद रखना है। और इसी सवाल को ऐसे पूछ सकते हैं कि लोकसभा में राजस्थान से, देखिए मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान से, एससी की सीटें कितनी हैं और एसटी की कितनी आरक्षित सीटें, केवल मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान से लोकसभा में शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की कितनी सीटें, तो देखिए अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें, मतलब 4 + 3 7 सीटें लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं। ये दोस्तों ये 15वीं लोकसभा में अभी यही स्थिति है। और ये जो 2001 के जनसंख्या के अनुसार जो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग हुआ था, उसके अनुसार ही ये आमूलचूल जो परिवर्तन हुआ था। तो दोस्तों ये जो पीटीटी प्रथम पारी का 2020 का जो हेल्प प्रश्न पत्र था, जितने सवाल मुझे उपलब्ध हुए हैं उनसे संबंधित या उनसे सवाल ये मैंने आपको सटीकी के साथ दिए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही लाइक शेयर करना न भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप मिलता रहे आपको। इसी के साथ धन्यवाद।